क्लास का शुभारंभ करेंगे। Join your hands, close your eyes and get ready for Sai Ram, God bless you all। आज की क्लास का आरंभ करते हैं पूर्व की क्लास में जहां हमने छोड़ा था वहीं से। हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान की रजत भूमि। तो अदिति, ओवर टू यू। मैम, परसों हम लोगों ने देखा था कि कोई जो होती है वो रेजाड़ी पानी का स्रोत होती है। मतलब ना ही उसमें धरती का पानी होता है और ना ही उसमें धरती की सतह का पानी होता है। आज उसके आगे बढ़ते हैं। कुई में जो लोग काम करते हैं उनको हम चेलवाड़ी या चेचारा नाम से जानते हैं, इसलिए उनके काम को हम तेजा कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात है कि कुई जो होती है उसका व्यास या घेरा बहुत संकरा होता है या बहुत छोटा होता है, जिसके कारण उसके अंदर काम कर रहे चेजारों को उखड़ू बैठना पड़ता है। और इसका व्यास छोटा होने के कारण एक और चीज़ है कि वहाँ कुल्हाड़ी या फावड़े का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन दोनों ही औजारों को चलाने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है। मोहित इसलिए अपना वहाँ माइक पर म्यूट करे बेटा। बसौली मोहित का माइक म्यूट इसलिए वहाँ नहीं पे है। ठीक है अदिति, प्लीज बोलिए। और इसलिए वहाँ पे बसौली नाम के औजार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आगे का भाग या नुकीला हिस्सा जिसका अ, सामान्यतः लोहे का होता है और उसका हत्था लकड़ी का होता है। अब ये कोई ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है, जहाँ पर बहुत चुभती जलती गर्मी होती है और लू चलती है, और उसके अंदर काम कर रहे चेजारों को ठंडक मिले, इसलिए ऊपर खड़े जो लोग होते हैं वो ज़मीन से अपनी मुट्ठी में रेत भर के तेज़ी से नीचे फेंकते हैं, जिसके कारण ठंडी हवा नीचे जाती है और नीचे की जो दम घुटने वाली गर्म हवा होती है वो ऊपर आ जाती है और नीचे काम कर रहे चित्तारों को ठंडक मिलती है। अब अब जो लोग ऊपर से रेत फेंकते हैं या जब कोई बनाते वक्त जो मलबा होता है जब उसे बाल्टी में भर के ऊपर खींचा जाता है, तो हो सकता है कि नीचे काम कर रहे व्यक्ति को वो लग जाए, इसलिए उसे धातु से बनी टोपी को अपने सर में पहनना पड़ता है। गुड। तो ये अ, हाँ। कोई में कोई में पट्टी होती है जो खड़िया पत्थर की बनी होती है, या जैसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर की पट्टी होती है। ये रेत के नीचे दबी होती है और इसे खोदने के लिए पीढ़ियों का जो अनुभव होता है वो काम आता है। गुड। अ, वेरी और गुड। इसका जो मुख्य कारण वो ये होता है कि जब वर्षा का जल जो होता है वो जब कुएं में जाता है तो उसमें मीठा पानी के रूप में वो मिलता है और ज़मीन के नीचे खारा पानी होता है, तो वो जो पट्टी होती है उस मीठे पानी में खारे पानी को मिलने से रोकती है। वेरी अ, गुड। बहुत सुंदर तरीके उसके से कोई ऊपर निर्माण। हाँ, दीदी ने बहुत अच्छे से कोई निर्माण बनाया बताया। और निर्माण के साथ साथ क्या समस्याएं आती है ये भी बताया। आगे और कुछ ऐड करना चाहते हैं? वेरी गुड अदिति। गुड, कीप इट अप। हाँ, हम थोड़ा हम ये तो कुएं के नीचे उसकी रक्षा पट्टी करती है और ऊपर की तरफ उसकी रक्षा रेत के कण करते हैं। रेत का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि रेत के जो कण होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं और एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और सामान्य दूरी से बिखरे होते हैं। वही जो मिट्टी के कण होते हैं वो बारिश के बाद या बारिश के समय एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी जगह
छोड़ देते हैं और धरती में जगह छूट जाती है, जिसे हम दरार बोलते हैं। जब उस दरार में गर्म हवा जाती है तो उसके बाद जो मिट्टी की जो नमी होती है वो सूख जाती है, या उस पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। वेरी इसलिए गुड। वहाँ रेत का उपयोग किया जाता है। अब कोई कोई को हम इतना छोटा क्यों बनाते हैं, मतलब उसका व्यास संकरा क्यों होता है, इसके 3 कारण होते हैं। सकरा पहला बोलते, कारण सकरा। तो ये है कि एक हाँ, व्यास सकरा इसलिए होता है क्योंकि पहला कारण तो उसका ये है कि कुएं में एक दिन में उतना ही पानी भर पाता है जितना केवल 2-3 घड़ों को भरने के लिए पर्याप्त हो, जो बहुत कम है। इसलिए अगर उसका घेरा बड़ा होगा तो उस पानी को निकालने में परेशानी आ सकती है। वहीं जब उसका व्यास सकरा होता है तो पानी 2-3 हाथ ऊपर आ जाता है और निकालने में आसानी होती है। दूसरा मुख्य कारण ये है कि वो पानी को भाप बन के उड़ने से रोकता है। तीसरा कारण ये है कि कुएं को साफ रखने के लिए उसमें ढक्कन का प्रयोग होता है, और कहीं-कहीं ढक्कन में ताला भी लगा दिया जाता है। जितना छोटा कुएं का मुंह होगा उतना छोटा ढक्कन होगा और उतनी ज़्यादा व्यक्ति को सुविधा होगी। गुड। और वेरी वहाँ गुड। पे पानी निकालने के लिए धातु के बर्तन या पीतल या अ, लोहे का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो धातु होती है वो पानी में डूब नहीं पाती। इसलिए वहाँ पे लोग चमड़े का उपयोग करते हैं। चमड़ा जिसे पानी में आसानी से चला जाता है। जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? चमड़े का जो एक थैला जैसा होता है जिससे पानी निकालते हैं, उसे क्या कहा जाता है, किसी को याद है? नहीं यार? मैम चड़स। वेरी गुड, ना मैम, वेरी नहीं गुड, पता। वेरी गुड। उसे चड़स कहते हैं। गुड। अच्छा, एक इसमें एक एक वाक्य है, उसे बहुत अच्छे से लिख के आशय स्पष्ट कीजिएगा। जहां लगाव होता है वहीं अलगाव होता है। जहां लगाव होता है वहीं अलगाव होता है। इस कथन का आशय लिखेंगे, समझेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है? और बताइएगा, एनीथिंग एल्स? हाँ मैम, तो चमड़ा ऊपर आके अपना हाँ, आकार ले लेता है। पानी निकालने में सुविधा हो और हाँ, पानी छलके ना, इसलिए उसमें घिरनी या चक्रियाँ लगाई जाती हैं। कोई बनाना हर जगह ठीक संभव है। नहीं होता, क्योंकि हर जगह खड़िया पत्थर या लाइमस्टोन उपलब्ध नहीं होता। इसी के कारण कोई हर जगह नहीं बनाई जा सकती। और जो लोग कुएं का निर्माण करते हैं, यानी तेजारो और चेलवांजी, उन्हें यूं ही विदा नहीं कर दिया जाता। उनका पूरे साल भर देखरेख होती है। विदाई के समय उन्हें भेंटें दी जाती है और विशेष भोज पर आमंत्रित किया जाता है। विवाह पर बुलाया जाता है, तीज त्योहारों पर बुलाया जाता है, पूरे साल उनका महत्व होता है। गुड, हम बस वेरी इतना- गुड। हमने पूर्व में भी, है ना, प्लीज क्लैप फॉर अदिति। हमने पूर्व में भी इसका बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, और बाय चांस अनलकीली उस दिन अदिति आउट हो गई थी क्लास से, है ना। आज अदिति ने बहुत अच्छे से, अदिति ने उसको वापस समराइज, समरी, इन व्यू ऑफ समरी शी हैज प्रेजेंटेड। वेरी नाइस, वेल डन। चलिएगा, ओवर टू यू रितु। और आपस में हम बात कर सकते हैं, यदि हमें कोई संदेह आता है, नरेंद्र, मोहित, कोई भी, यदि कोई मैम संदेह आता है तो बीच में आप बोल सकते हैं, पूछ सकते मैम हैं। यस बेटा। हाँ, मैम बोला। मैम, मेरे 2 प्रश्न थे। हाँ, बताएं, पूछो। मैम, एक तो इसका अर्थ कि निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। ठीक मैम, है। इसका आशय। हाँ, इसका आशय हमने उस दिन बताया था। किसने बताया था उस दिन? मेरे बजाय आप में से किसी ने बताया था बहुत अच्छे से। नरेंद्र ने बताया था शायद, कि कुइयां जो होती हैं वो, उनका निजीकरण क्यों होता है। रितु ने बताया था। ओके रितु, प्लीज रिपीट। मैम एक तो कुएं में पानी बहुत मुश्किल से ठंडा होता है, मतलब कुएं का ऐसा पानी होता बहुत है। मुश्किल से
जमा होता ये है मित्र होता है। और मीठा होता है, तो उसको दूसरे लोग भी ले जा, मतलब अगर हुई का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए तो दूसरे लोग भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए लोग उसे प्राइवेटाइज़ कर लेते हैं ताकि दूसरे लोग उसको उपयोग ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग ही पूरा पानी ले जाते हैं और जिनकी कोई होती है, जिन्होंने बनवाई होती है, उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। समझ आया आदिति? आदिति यस मैम। क्लियर हो गया? आपने अभी आपने ही बताया ना कि कुएं में बहुत मुश्किल से पानी जमा होता है और 2-3 घड़े ही पानी जमा हो पाता है। बहुत मीठा पानी होता है। आपने कहा कि पानी को सुरक्षित रखने के लिए ढक्कन लगाया जाता है। तो यदि उसको उसकी तो जिस एरिया में जिन लोगों ने बनवाई होती है, वो उसका निजीकरण कर देते हैं, जिससे आस-पास के लोग उसका पानी न लें। ठीक है? ओके? चलिए। यस मैम। और हाँ, मैम दूसरा और एक और था कि मैम कि रजत का मतलब तो चांदी या चांदी के रंग का होता है, तो इसे राजस्थान की रजत बूंदे क्यों कहते हैं? देखो बेटा, देखो सोने की बूंदें क्यों नहीं कहा? क्योंकि जल का जो रंग है ना, जल की जो आभा है, जल का जो रंग है, जल की जो आभा है वो श्वेत वर्णीय है। हालांकि जल पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी का रंग नहीं होता, लेकिन पानी का जो मोल है, जैसे रजत यानी चांदी शीतलता प्रदान करने वाली है, जो स्वर्ण है ना, उसकी जो ऊर्जा है वो गर्माहट देने वाली है। रजत यानी चांदी की जो तासीर है वो ठंडी है। किसी को अगर प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, जिसको बहुत ज्यादा होती है, तो कहा जाता है कि आप चांदी के पात्र में पानी पियो। तो एक तो जितना ये पानी न केवल शीतल है, न केवल मीठा है, अपितु बहुमूल्य भी है। राजस्थान में पानी की बूंदों का वही मोल है जो हमारे जीवन में चांदी का मूल्य है, रजत है ना, तो बहुत मूल्यवान है। इसलिए इन चमकती हुई बूंदों को, इन स्वच्छ शुद्ध बूंदों को रजत से इसकी तुलना की गई। ठीक है? ओके। यस मैम। और बस, और कोई सवाल? आगे चले? नहीं मैम। अनुमति है सब बच्चों की? सहमति है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवर। हाँ भैया नरेंद्र, नरेंद्र पूछे, माइक अनम्यूट करें। नरेंद्र बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? नो मैम, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा तुमने हाथ उठाया। ठीक है। ओके, ओवर टू यू ऋतु। मैम मैंने ऋतु बोले। अ, गलता लोहा के ऊपर समरी के लिए पीपीटी बनाई है, तो वो दिखा रहे हो। अति उत्तम, बहुत सुंदर। क्लैप इन एडवांस। चलते हैं, चलिए देखते हैं ऋतु ने क्या किया है। शेयर स्क्रीन किया? यस मैम। ओके। मैम आया? आएगा, यस। हाँ। यस। मैम पीपीटी दिख रही है? बहुत बढ़िया, सुंदर दिख रही है, अति सुंदर, शानदार। मैम तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम्म। गलता लोहा। तो गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज में जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक किंतु निर्धन ब्राह्मण मेधावी। युवक मेधावी किंतु हाँ। निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है, जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है।
मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकांक्षाओं के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन कहानी के ऋतु एक वो मेहनत कश है, ओके बेटा, मेहनत यस कश मैम। और यस अर्थ गांभीर्य, अर्थ यस मैम। गांभीर्य, गांभीर्य। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहानी के आगे बढ़े। शुरुआत में मोहन अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के उद्देश्य से निकलता है। उसके पिता पंडित वंशीधर पुरोहिताई का काम कर परिवार का पेट भरते थे, लेकिन अब वो इतने वृद्ध हो चुके हैं कि उनके बूते का कोई काम नहीं था। मोहन ने अपने पिता का भार हल्का करने के लिए खेती का काम संभाल लिया। रास्ते में वह अपने हुस्वे की धार तेज कराने शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गया। वहीं वह अपने बचपन के मित्र धनराम से उसके आफर में मिला। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। जहां मोहन पढ़ने में तेज था, वहीं घनराम थोड़ा मंदबुद्धि था। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह एक मेधावी छात्र था। इसके विपरीत घनराम को पाठ याद ना कर पाने के कारण हमेशा मार पड़ती थी। जाति का लोहार होने के कारण उसे मास्टर के व्यंगों का सामना करना पड़ता था। इन सब के बावजूद घनराम ने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। अपने पिता से उसने लोहारगिरी का काम सीखा था और उनके गुजरने के बाद वही व्यवसाय अपना लिया। ओके ऋतु, धनराम है वो नाम, है यस ना? मैम। धनराम, ठीक है। चूंकि मोहन पढ़ने में तेज था, इसलिए उसके पिता ने उसके आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। वहां उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। काम की तलाश में उसने कई कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसके पिता पंडित वंशीधर को बहुत आशा थी कि वह शहर से बड़ा आदमी बनकर लौटेगा, लेकिन मोहन की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव वापस आने के बाद उसने खेती का काम संभाल लिया। वहीं वो अपने मित्र धनराम के आफर में जा जब उसे लोहा मोड़ते हुए गौर से देखा, तो उसकी आंखों में एक चमक सी थी। धनराम ने के ऐसा ना कर पाने पर वह बड़ी ही फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ लोहे को मोड़ने में सफल हो गया। इस प्रकार कहानी के अंत में मोहन जातिगत पारंपरिक व्यवसाय के सोच से मुक्त होकर अपने कारीगरी और कार्य कौशल को सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ओके, वेरी वेल डन, बहुत सुंदर। चलिए, कोई प्रश्न पूछना है? बहुत संक्षेप में पूरे पाठ का प्रस्तुतिकरण किया ऋतु। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर ऋतु। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अगर और ज्यादा तालियां होती तो हम बजाते, लेकिन इसमें एक ही बार ऐसा ऐसा दिखता है, तो ठीक है, जितनी देर भी दिखता है। बाकी हम सबकी ओर से आपके लिए बहुत बहुत शाबाशी वाली बात। चलिए आगे, कोई प्रश्न इस पाठ से संबंधित, कोई चर्चा, कोई प्रश्न, कोई सवाल ऋतु से पूछना चाहेंगे हम सब? नरेंद्र, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? इस यस मैम। पाठ से संबंधित आपको कोई बात, कोई समझ में नहीं आया हो, ऐसा कोई अंश है? मैम जो बार बार मतलब जब मोहन जाता था धनराम के पास, तो मतलब जो एक बात कही गई है कि उसके आकार में जाकर, तो वो क्या है? आफर में जाकर, मैंने वो स्थान जहां पर धनराम लोहे को विभिन्न आकारों में ढालता था, ठीक है, वो ठिया, वो स्थान जहां पर वो ये कार्य करता था। ओके, और कोई सवाल? इसमें जो एक बात आई है कि उसने अपनी
अपना परंपरागत व्यवसाय। मोहन का परंपरागत व्यवसाय क्या था? पंडिताई। पंडिताई करना, क्योंकि उसके पिताजी पुरोहिताई करते थे, घर घर जाकर कथा बांचते थे, पूजा पाठ, है ना, धार्मिक कर्म कांड कराते थे। फिर मोहन ने अपने जो परंपरागत जातिगत पेशा था उसको नहीं अपनाकर क्या समझदारी दिखाई, यहाँ पर क्या बताया, क्या सिद्ध किया इस कहानी के माध्यम से लेखक ने? जरूरी नहीं है हम किसी एक रूढ़िवादी परंपरा से जुड़े रहें, किसी एक रूढ़िवादी विचार का अनुपालन करते रहें। हर एक के अंदर एक कलाकार, एक सृजक मौजूद है। बस देर होती है हमें अपने अंदर छिपे हुए उस कलाकार को पहचानने की। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे पेंटिंग आती है, ड्राइंग आती है तो ही आप कलाकार है, रचनाकार है। आपकी रचना किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप अपनी कला को कविता लेखन के माध्यम से मुखरित कर सकते हैं। आप अपनी कला को गायन के माध्यम से मुखरित कर सकते हैं। हो सकता है आपकी उंगलियों में अद्भुत कला हो, आपकी उंगलियों में कुछ बनाने की, चाहे भले वो मिट्टी का ही बर्तन क्यों ना हो। आप देखिए, मिट्टी का बर्तन बनाने का जो काम है वो कुम्हार करते हैं, लेकिन आपने देखा है मिट्टी से ही मूर्तिकार मूर्ति भी बनाता है। तो मूर्तिकार जो है वो कुम्हार तो नहीं है। मूर्तिकार एक अलग शौक है, एक अलग बात है। और उस मूर्ति को रंगों के माध्यम से जो सजाता है, ये भी आवश्यक नहीं है कि जिसने मिट्टी की मूर्ति बना दी वो उसमें रंग संयोजन भी कर लेगा। शायद मिट्टी में रंग संयोजन कोई और करता है, उसको जो ढांचे में ढालता है, सांचे में ढालता है, वो कोई और है। तो ढांचा किसी ने तैयार किया, रंग किसी ने भरा, फिर उसमें जो वस्त्राभूषण है वो किसी और ने ऐड किए। तो कुल मिलाकर हम अपनी सृजनात्मकता से बहुत कुछ कर सकते हैं, जातिगत बंधनों से परे। हमारी जाति ही हमारे कर्म का आधार नहीं है। अगर आपके अंदर लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मोहन के जीवन का संपूर्ण संघर्ष आप सब बच्चों ने देखा, और इस पाठ के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगी। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि बहुत सफल जो लोग हैं, शिखर पर पहुंचे हुए जो लोग हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो और इधर आपने देखा कि क्या मोहन के जीवन में संघर्ष कम थे? इतना मेधावी था वो, टीचर्स के द्वारा बहुत ज्यादा उसको एप्रिसिएशन मिलता था। लेकिन जब वो शहर चला गया, कौन से शहर गया था? लखनऊ। 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 जब वो उच्च शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ चला गया, उसके जीवन में क्या हुआ? वो एक नौकर बन के रह गया था। चाहता तो वही आत्महत्या कर लेता। आप उस स्थिति से गुजर के देखो। आपके जैसे उसमें माता पिता सक्षम नहीं है, माता पिता सक्षम नहीं है, बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपने बच्चे को लखनऊ भेजा। लखनऊ में जाकर उसकी जिंदगी नौकर से भी बदतर हो गई। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, जैसा लोग कर रहे हैं, इस हिसाब से तो मोहन को मर जाना चाहिए था। लेकिन मोहन कायर नहीं था। मोहन कायर नहीं था। वो परिस्थितियों से डरा नहीं, परिस्थितियों से उसने पलायन नहीं किया, परिस्थितियों से उसने सामना किया, उसका सामना किया। और फिर गांव आकर जब अचानक उसने ये देखा कि उसमें एक लोहार के काम को करने की कला है, बस यही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसे अपने अंदर का रचनाकार समझ में आ गया, दिखाई दे गया। ठीक है, और कोई सवाल? सवाल पूछते रहो, और नहीं तो फिर ये बताओ। हाँ बेटा, बोले बोले। मैम, मोहित को भी प्रेजेंट करना है अभी। अच्छा, ओके। मोहित ऐसा क्या? मोहित को क्या प्रस्तुति देनी है? क्वेश्चन आंसर बोलने हैं हम, हाँ, समझाने हैं। बोलिए कितने क्वेश्चन आंसर?
चलिए, 4 mm। ठीक है। ओके, बताइएगा। प्रश्न 1, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। ओके। तो धनराम एक लोहार का पुत्र था। जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया तो मैम उनके जो त्रिलोक सिंह मास्टर जी थे उन्होंने बहुत डांटा था धनराम को। उन्होंने कहा कि तेरा दिमाग तो सिर्फ गन चलाने की विद्या में व्यस्त है और तू तो शायद पढ़ ही नहीं पाएगा। और दूसरी ओर जब और क्या था? दिमाग में क्या भरा है? हाँ तेरे दिमाग में क्या दिमाग कहा था? में तेरे लोहा दिमाग भरा है। में लोहा भरा है, हाँ तेरे लोहा दिमाग भरा है। में। हाँ, लोहा ठीक है। भरा है। हाँ, ओके। विद्या का ताप कहाँ से लगेगा इसमें। धनराम के हाँ, पिता ने बचपन से ही उसे धौंकनी फूकने और सान लगाने का कामों में व्यस्त रखा था। धीरे धीरे वह गन चलाना भी सीख गया। उपयुक्त प्रसंग में किताबों की विद्या और गन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। वेरी गुड। ओके, प्रश्न 2, नेक्स्ट। धनराम धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। समझता। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था क्योंकि वह स्वयं को नीची जाति का समझता था। वह यह समझता था कि वो मोहन की बराबरी कभी नहीं कर सकता था। मास्टर जी और सभी मानते थे कि मोहन सबसे मेधावी छात्र है। पर जो धनराम है वो उसकी बुद्धि पढ़ाई में लगती नहीं थी और उसे लगता था कि वो मोहन की बराबरी कभी नहीं कर सकता। ठीक है, गुड। प्रश्न 3, धनराम को मोहन के किस व्यवहार से आश्चर्य होता है और क्यों। मोहन ब्राह्मण जाति का था और गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों इसलिए यहाँ पर नहीं जाया करते थे। वह उनके साथ बैठना उठना भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनको बैठने के लिए पूछना भी मर्यादा के खिलाफ माना जाता था। इस सब के बावजूद भी जब मोहन जब धनराम के पास आया और उसके साथ बातचीत करी, अपनी बचपन की यादें ताज़ा करी, तो मोहन को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण जाति का होकर भी वो मेरी जैसी नीची जाति के लोगों के साथ अपना बैठना रखता है। गुड, वेरी गुड। प्रश्न 4, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। मोहन अपने गांव का एक होनहार विद्यार्थी था। वह अपने मास्टर जी का सबसे प्रिय छात्र था और उन्हें विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम जरूर रोशन करेगा। परंतु जब मोहन लखनऊ पहुंचा तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके साथ वहाँ नौकरों जैसे सलूक किया गया और उसे ना ही अच्छी पढ़ाई मिल पाई और ना ही अच्छे रहने और रहन सहन के लिए कपड़े वगैरह। तो इस सब के बाद मोहन का जीवन पूरा बदल गया। वो एक होनहार छात्र था लेकिन उसकी ये टैलेंट को क्या बोलते हैं। इसके क्या टैलेंट, अ, योग्यता। हाँ योग्यता। ये योग्यता का बिल्कुल काम नहीं आई। ठीक है, वेरी गुड। इन्हीं परिस्थितियों के कारण लेखक ने इस समय को मोहन के जीवन का एक नया अध्याय बताया। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया वही बात। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना इस बात का संदेश क्या है। इसका समरी, इसका जो संदेश है वो और एक बार लिख लीजिएगा। और इसका जो मूल भाव है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे प्रेषित कर सकते हैं, अगर पहले नहीं किया हो तो। ठीक है। और बाकी नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। अगला पार्ट हम कौन सा लेंगे? गलता लोहा हो गया डिस्कशन, राजस्थान की रजत बूंदें कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज नरेंद्र, आप लीजिएगा, डिसाइड कीजिएगा अगला पार्ट। भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर। यस मैम। बताइए। ओके, रेडी? ठीक है। तो लता मंगेशकर और लिख तो वेतान कंप्लीट हो जाएगा दरअसल। राइट? ओके, चलिए शांति पाठ करते हैं। Join your hands, close your eyes. ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। थैंक यू मैम।
सायरा मैम, वेलकम थैंक बेटा। यू मैम। श्री राम, श्री राम, सायरा मैम। साई राम।